गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से मिल रहे हैं आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? फोटो का मतलब क्या होता है भाई? फोटो मतलब तुम्हारी फोटो की बात नहीं हो रही है जो तुम देखते हो। यहाँ फोटो का मतलब क्या है? यहाँ फोटो का मतलब है बाबू, फोटो मीन्स फोटोन। फोटो मीन्स क्या बेटा? फोटोन। और फोटोन का मतलब क्या हो गया? यहाँ फोटोन का मतलब हो गया लाइट। तो लाइट कैसा? देखो लाइट तो बहुत तरह की होती है। कुछ लाइट को आप रेडिएशन कहते हो, कुछ लाइट को आप फोटोन कहते हो। किस लाइट को आप रेडिएशन कहोगे और किस लाइट को आप फोटोन कहोगे ये मैटर करता है। तो एक होती है लाइट विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको फोटोन कहा जाता है। और लाइट विद मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती है, उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट फोटोन नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो रेडिएशंस कहलाती हैं, क्योंकि उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है? 7 फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है विद योर राइट। लेकिन आपके घर में जो लाइट आती है, जो CFL की लाइट है या फिर जो वो येलो बल्ब की जो लाइट होती है, वो कौन सी है? वो फोटोन है, क्योंकि उससे एक तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइटिंग आ रही है। तो यहाँ फोटोन का मतलब क्या हो गया? लाइट विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, मतलब वैसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सफिशिएंट है, या यहाँ पर कह लो सिंगल। ये फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं करनी चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था किसके द्वारा? इस एक्सपेरिमेंट को किया था हेनरीज हर्ट्ज ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किसने किया था? हेनरीज हर्ट्ज ने। उन्होंने फोटोन टर्म को यूज किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक टर्म को यूज किया। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और बेटे हमने पढ़ा है 10th चैप्टर में, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वहां पर किसकी बात होगी? बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। किसकी बात होगी? इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, जरा इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? एक सिलिंड्रिकल शेप का ग्लास ट्यूब लिया। सिलिंड्रिकल शेप का क्या लिया बच्चे बताओ? ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है। और सिलिंड्रिकल शेप के ग्लास ट्यूब में इन्होंने कुछ चीजें रखी। क्या क्या चीजें रखी ये समझो। इसमें इन्होंने रख दिया सबसे पहले एक इधर मेटल प्लेट, ठीक है। कौन सा प्लेट रख दिया बच्चे बताओ? मेटल प्लेट। और सामने में एक लगा दिया इन्होंने डिटेक्टर। एक लगा दिया मेटल प्लेट और सामने में क्या लगा दिया बच्चों बताओ? डिटेक्टर। यहां पर इन्होंने लगा दिया डिटेक्टर। ये जो मेटल प्लेट था, ये मेटल प्लेट था नेगेटिवली चार्ज, और जो डिटेक्टर था, ये डिटेक्टर कैसा चार्ज था हमारा? पॉजिटिवली चार्ज था। फिर इस मेटल प्लेट और डिटेक्टर को, इस दोनों को इन्होंने कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? अब देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो डिवाइस होनी चाहिए ना आपके पास। आप मेजर कैसे करोगे? ठीक है, तो आप यहाँ पर एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर में से कुछ भी लगा सकते हो। एमीटर लगाओगे तो ये पता चलेगा कि कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। वोल्टमीटर लगाओगे तो ये पता चलेगा कि उस करंट की वोल्टेज क्या है। और गैल्वेनोमीटर सिंपल अगर आप लगाते हो तो ये पता चलेगा कि इसमें करंट डेवलप हुई या फिर नहीं। तो आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर, राइट। मैं यहाँ पर फिलहाल एक एमीटर जोड़ दे रहा हूँ। क्या जोड़ दे रहा हूँ बच्चों बताओ? एमीटर। अब जो यहाँ पर सपोज करो करंट डेवलप हो रही है, उस करंट को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना होगा। तो उस करंट को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा बेटे बैटरी। क्या लगा दूंगा बेटा? बैटरी। लेकिन मैं स्विच नहीं लगाऊंगा, क्योंकि स्विच लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप लोगों को ये लगेगा कि मैं यहाँ पर बैटरी से करंट को यूज कर रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली मेरा पर्पस बैटरी लगाने का ये है कि जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मैं उसको स्टोर कर सकूँ। क्या कर सकूं? स्टोर कर सकूं। करंट को स्टोर करने के लिए मैं बैटरी लगाया, और कोई मेरा पर्पस नहीं। चलिए अब क्या फंक्शन होता है इसके अंदर, जरा इसके ऊपर फोकस करते आ जाओ। देखो यहां पर क्या किया गया? सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल कराया गया। लाइट को फॉल कराया गया। और ये लाइट कैसे होगी बेटा? लाइट विद बोलो 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 सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी बेटा बताओ? सफिशिएंट। ठीक है, आगे मैं इस टर्म को यूज करूंगा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। मैंने क्यों लिखा हुआ? जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल शीट के ऊपर, मेटल ब्लॉक के ऊपर फॉल कराया गया तो ये देखा गया कि मेटल शीट से
कुछ पार्टिकल्स निकलने शुरू हो गए और ये पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं डिटेक्टर की तरफ। आगे जा रहे हैं किसकी तरफ बच्चों बताओ? डिटेक्टर की तरफ। जैसे ही सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल शीट के ऊपर फॉल कराया गया, देखा गया कि मेटल शीट से कुछ पार्टिकल्स निकलने शुरू हो गए और ये पार्टिकल्स जा रहे हैं डिटेक्टर की तरफ। किसकी तरफ बेटा? डिटेक्टर की तरफ। ये पार्टिकल्स थे क्या? ये पार्टिकल्स थे बाबू इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पार्टिकल्स थे ये बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पार्टिकल्स थे? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो गई। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के स्ट्राइक हुए डिटेक्टर को। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के स्ट्राइक हुए डिटेक्टर को, जो एमीटर की निडल है वो डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। अब एमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है कि सर्किट में क्या है? करंट है। सर्किट में क्या है? करंट। अब सोचने की बात ये है कि ये करंट आई कहां से बेटा? किसकी वजह से बेटा? तो ये करंट आ रही है फोटोन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? फोटोन की वजह से। इसीलिए इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहा गया बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ आई? क्या कहा मैंने कि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस मेटल शीट के ऊपर फॉल कराना है। जब आप सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस मेटल शीट के ऊपर फॉल कराओगे तो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो जाएगा, यानी पार्टिकल्स का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये पार्टिकल्स आकर के स्ट्राइक किसको करेंगे? डिटेक्टर को। किसको? डिटेक्टर को। एमीटर की निडल में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। एमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन किस चीज को शो करता है बताइए? प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। और ये करंट है किसकी वजह से? फोटोन की वजह से। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ आई कि नहीं? बोलो यस और नो। तो यहां पर अगर मुझे नोट्स बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि व्हेन लाइट विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, लाइट विद कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों बताओ? सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी is made fall on the metal sheet, is made fall on the metal sheet। जब मेटल शीट पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम लोग गिराते हैं तो क्या होता है बच्चों बताओ बेटा? सम पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स कौन से हैं बेटा बताओ? कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। start to eject out from metal sheet से कुछ पार्टिकल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ये पार्टिकल्स किसको जाकर के स्ट्राइक करेंगे बताइए? डिटेक्टर को। किसको? डिटेक्टर को। तो यहाँ पर as these particles strike to the detector, जैसे ये पार्टिकल्स डिटेक्टर को स्ट्राइक करेंगे, किसको स्ट्राइक करेंगे बेटा बताओ? डिटेक्टर को स्ट्राइक करेंगे। there is deflection in, किसमें बेटा? बोलो बेटा। the needle of किसका? बोलिए। एमीटर। निडल ऑफ किसका? एमीटर। एमीटर की जो निडल है वो एमीटर की निडल क्या हो रही है बेटा बताओ? डिफ्लेक्ट हो रही है। अब एमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन क्या शो करता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? क्या पॉइंट देख रहे हैं कि द deflection in the needle of ammeter, right? The deflection in the needle of ammeter shows the presence of current in the circuit। ये सर्किट में करंट के प्रेजेंस को शो करता है। अब सोचने की बात क्या है बेटा? दिस करंट इज ड्यू टू, ये करंट किसकी वजह से है बेटे? बोलो बेटा। इज ड्यू टू फोटॉन्स। ये करंट है किसकी वजह से? फोटॉन्स की वजह से। सो दिस कैन बी said to be as, क्या कह सकते हो आप इसको? बोलो ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों को और भी डिस्कशन करना है। ठीक है, हमने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कह दिया, लेकिन कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर और भी डिस्कशन करना है। पहले पॉइंट में ये डिस्कस करना है कि क्या ये चीज हर किसी मेटल के साथ पॉसिबल है? मतलब हमने यहाँ पर हर कोई मेटल लगा दिया, तो क्या हर मेटल के साथ ये पॉसिबल है? दूसरी चीज,
कि क्या सारी तरह की लाइट को फॉल करा करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवा सकते हैं मेटल शीट से, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं? आंसर होगा दोनों के लिए नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। पहला, आपको वो कैटेगरी ऑफ मेटल्स लेना है जिस कैटेगरी ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बहुत इजीली हो सकता हो। वो कैटेगरी ऑफ मेटल लेना है जिस कैटेगरी ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत इजीली हो सकता हो, वहां से आप कर सकते हो। जैसे सीजियम वगैरह अगर आप लोगे तो सीजियम वगैरह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत इजीली होता है, तो आप यहाँ पर वो ले सकते हो। उसके बाद आपको मैंने वर्ड लिखा है कि हमेशा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, तो आपको ठीक है वैसी लाइट यूज करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट इतनी हो कि मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो पाए, बहुत कम फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो हमने क्या लिया, हमने एक कॉइन ले लिया, कॉइन भी तो एक मेटल का बना हुआ है, ठीक है अलॉय है लेकिन है तो मेटल का भी मिक्सचर है उसके अंदर, तो हमने एक कॉइन ले लिया। अब उस कॉइन को हमने क्या कर दिया, उस कॉइन को सपोज करो हम लोग जो लाइट अपने घर में होती है उस लाइट के सामने हम रख के ऐसे खड़े हो गए। अब कॉइन को अगर हम लाइट के सामने रख के खड़े हो जाए तो क्या उस कॉइन से मेटल्स, क्या उस कॉइन से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट आपके घर में उसकी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी नहीं। लेकिन आप जब गए होंगे कभी ना कभी आपने देखा होगा किसी न किसी को एक्सरे कराते हुए, तो आप देखते होंगे कि बाहर बोर्ड लगा रहता है कि मेटेलिक चीज अंदर लेकर के नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सरे के पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है, सफिशिएंट एनर्जी है। वहां पर अगर आप कॉइन वगैरह लेकर के चले जाते हो तो आपकी बॉडी एक कैरियर बन जाएगी, क्योंकि वो एक्सरे पड़ेगा उस मेटल शीट के ऊपर, मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। इसीलिए वहां पर मेटल ब्लॉक ले जाना क्या होता है, मना होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इसकी कुछ क्या देखनी है हमें बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए जरा हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आओ जरा बोर्ड के ऊपर देखते हैं। यहां पर हम लोगों को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ही फोटॉन स्ट्राइक करेंगे मेटल शीट को, वैसे ही मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब देयर इज नो एनी टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटॉन्स एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट आउट होने में टाइम का कोई भी गैप नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है। प्रोसेस कैसा बच्चों, कंटिन्यू। तो देयर इज नो एनी टाइम गैप between the striking of photons and ejection of electrons। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, as soon as the photons strike to the metal sheet, जैसे ही फोटॉन स्ट्राइक करेंगे मेटल शीट के साथ, ठीक है ठीक है, जैसे ही फोटॉन स्ट्राइक करेंगे इसके साथ बच्चों बताओ, मेटल शीट के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, यानी निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कहां से निकलने शुरू हो जाएंगे, मेटल शीट से। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है बच्चों, बोलो बेटा। इट मींस दैट, बोलो बोलो बोलो, देयर इज नो एनी टाइम गैप, नो एनी टाइम गैप किसके किसके बीच में बेटा, बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटॉन्स, बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटॉन्स एंड बोलो 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 इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट आउट होने में टाइम का कोई भी गैप नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यू। प्रोसेस कैसे है बच्चों बताओ, कंटिन्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या दोनों में टाइम का कोई गैप है, आपका आंसर होगा नहीं, दोनों में टाइम का कोई भी गैप नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ये प्रोसेस कैसी हम लोगों की बताओ, कंटिन्यू प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस। बात समझ रही है? चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटॉन्स मेटल शीट पे फॉल हो रहे हैं, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। मतलब मेटल ने फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब ही नहीं करा, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया।
जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटॉन स्ट्राइक हुए उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, रिजेक्शन। तो फोटॉन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट, फोटॉन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट। इसका मतलब क्या, टाइम का कोई भी गैप नहीं है। प्रोसेस कैसा है बताओ, कॉन्टिन्यू। कैसा है, कॉन्टिन्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं, द फोटॉन्स या यूं कह लो कि द इलेक्ट्रॉन्स will eject out with the same kinetic energy as the photons strike to the metal sheet। यानी जितने काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटॉन्स मेटल शीट को स्ट्राइक करेंगे उतने ही काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बेटे बताओ, इजेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, इजेक्शन होगा। ठीक है, यानी आपके मेटल शीट ने एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करा, इनफैक्ट उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, हर मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी की, लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहां पर, लाइट के फ्रीक्वेंसी की एक लोएस्ट रेंज है, उसके नीचे अगर आप चले गए तो फिर मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। बात समझ रही है। हर मेटल के लिए लाइट के फ्रीक्वेंसी की एक लोएस्ट रेंज है, अगर आप उससे नीचे चले गए तो फिर मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पता है क्या कहा जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बॉटम लाइन की फ्रीक्वेंसी। भैया इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है, गिरना है लेकिन इससे नीचे इंसान को गिरना नहीं है। तो गिरिए मत, उठे रहिए, हमेशा स्टैंडर्ड रहिए, नीचे मत जाइए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो लाइट के फ्रीक्वेंसी को उसके नीचे लेकर के नहीं जाना है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या होगा हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को उसके नीचे लेके चले जाए, तो भाई साहब अगर आप बहुत ज्यादा गिर गए तो उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे चली गई तो फिर मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो इजेक्शन तभी तक पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से नीचे चली गई तो फिर मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहां पे लिख दूं, फॉर ईच मेटल there is a lowest range of frequency of light below which ejection of electron cannot take place through the metal sheet। बात समझ आ रही है बेटा, बोलो yes or not? That lowest range of frequency is called कौन सा फ्रीक्वेंसी कहते हैं बताइए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा, बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वाह, किससे लिखेंगे इसको, न्यू नॉट। किससे लिखेंगे इसको, न्यू नॉट। ठीक है, तो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब पॉसिबल है? मैंने क्या कहा आपसे, कब पॉसिबल है? जब लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड से बड़ी। अगर थ्रेशोल्ड से छोटी चली गई तो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात सुनाई कि नहीं? तो यहां पर मैं लिख दूं क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या चीज लिख दूं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is possible when nu is greater than nu naught। जब तक न्यू नॉट से बड़ा है तभी तक मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अगर छोटा हो गया तो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो बाबू फटाफट आंसर करिए, मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कराने के लिए क्या कंडीशन है? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, क्या कंडीशन है? न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं? अगर मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि इन विच कंडीशन
द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक प्लेस फ्रॉम द मेटल शीट। आपका आंसर क्या होगा? व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। चलिए अब आगे देखिए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है। अब इसी के ऊपर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग लेक्चर 1 के लास्ट पार्ट में, जो हमने पढ़ा था कि भाई साहब क्वांटम होता है हमारा, होता है ना, और हमने पढ़ा था कि क्वांटम की जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने? H इंटू न्यू, H इंटू न्यू, ठीक है। उसको क्वांटम इक्वेशन या प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन भी कह सकते हो आप लोग इसको। देखो यहां पर आप ध्यान से नोटिस करो, आपके पास में दो तरह की फ्रीक्वेंसी है। एक है न्यू, जिसको हम लोग टर्म दे सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और दूसरी है न्यू नॉट, जिसको थ्रेशोल्ड या फिर कौन सा फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं बेटा बताओ? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं क्वांटम एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं तो यहां से मेरे को E मिलेगा, ये E मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी बेटा? मैक्सिमम एनर्जी। और ये मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी? H इंटू न्यू। क्या हो जाएगी बेटा बताओ? H इंटू न्यू। और अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरे को मिलेगी बेटा मिनिमम एनर्जी, और ये मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो? H इंटू न्यू नॉट। H इंटू क्या बोलो? न्यू नॉट। तो मैक्सिमम एनर्जी H इंटू न्यू, मिनिमम एनर्जी क्या हो गई? H इंटू न्यू नॉट। इस मिनिमम एनर्जी को आगे हम थोड़े और टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क फंक्शंस वगैरह के टर्म में इसको लेकर के आएंगे। फिलहाल समझिए, अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को आप क्या कहोगे? आप इसको कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। दोनों की चीज है, ठीक है। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि जितने काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटॉन स्ट्राइक करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। तो अगर मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये देखो यहाँ पे देखिए बच्चों, देखो ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। मैं अगर मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी को माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट आउट हो रहा है। यानी देखो E मैक्सिमम क्या हो गया? H इंटू न्यू माइनस E मिनिमम क्या है बोलो? H इंटू न्यू नॉट। बच्चों H को कॉमन ले लो, क्या बचा बोलो? H न्यू माइनस न्यू नॉट। कितना आ गया? H न्यू माइनस न्यू नॉट। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं? बोलिए सुनो। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आया आपका क्या? H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे क्या चीज? देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ निकल रहा है, किस वेलोसिटी के साथ मूवमेंट उसकी हो रही है, वो यहाँ आंसर निकालेंगे। तो वहां से निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, रिलेट कर दो भाई, काइनेटिक एनर्जी को इस वाले से रिलेट कर दो, दैट्स इट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए? हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा। अब इतने अच्छे बच्चों को एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। यहाँ पर मास किसका लेना है? किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। बहुत सुंदर जवाब, क्योंकि पार्टिकल्स कौन सा ले रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। तो मास भी किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। और किसी का मास यहाँ पर बात अभी फिलहाल नहीं की जा रही है। तो देखिए ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से, क्या होगा यहाँ पर? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। हाँ या ना? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो? H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखो बेटा, ये दो यहाँ खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, इस दो को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बोलो? mv स्क्वायर टू H न्यू माइनस क्या? न्यू नॉट। और आपको तो वेलोसिटी निकालेंगे ना, तो मास को यहाँ क्यों रखा है भाई? उधर भेजो। v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या? m। अब देखो v निकालना है तो अंडर रूट 2h बोलो न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या? m। इससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कि हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ निकलेगा, राइट?
बोलिए। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा कि किस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो किस वेलोसिटी के साथ निकलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स अपने एनसीईआरटी से, ताकि अभी एग्जाम नजदीक है आपका, अगले वीक में सबके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में कर सको। तो आइए इसके क्वेश्चंस को करते हैं। एक इसका सॉल्व क्वेश्चन है, एक हमारा सॉल्व पार्ट है इस क्वेश्चन का। मैं मिटा दूं इसको। देखो आपकी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर है ये 2.9। प्रॉब्लम का मतलब हो गया सॉल्व एग्जांपल की बात की जाए, इसके बाद मैं एक अनसॉल्व भी करा देता हूं आपको, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे, आप सबके पास बुक होगी, देखिए। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज दिस। एक मेटल के लिए, अननोन मेटल है, मेटल के बारे में पता नहीं कौन सा मेटल है, एक अननोन मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी हमारे पास क्या गिवन है। देखो बेटे, न्यूमेरिकल जब भी करो तो आप सबसे पहले उसमें गिवन इंफॉर्मेशन जरूर लिखो, इसके आगे डाल दो। न्यू नॉट गिवन है आपके पास में, कितना न्यू नॉट गिवन है इंफॉर्मेशन, 7 into 10 raised to the power 14 पर सेकेंड। 7 into 10 raised to the power कितना, 14 पर सेकेंड। अब कह रहे कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है, जबकि calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency this hits the metals। हमारे पास न्यू गिवन है 1 into 10 raised to the power 15 पर सेकेंड। इससे इजी क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी में कोई भी नहीं है इस वाले चैप्टर में। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले तो इन दोनों का 10 का बेस सेम कर लीजिए। ये 10 का बेस 14 है और ये 10 का बेस कितना है, 15। अगर मैं इसको 10 into 10 raised to the power 14 पर सेकेंड कर दो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो बाबू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h into न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो यस और नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h प्लैंक्स कांस्टेंट बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, क्या होता है 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। यस और नॉट। न्यू की वैल्यू कितनी है बाबू, न्यू है हमारा 10 into 10 raised to the power 14 पर सेकेंड, माइनस न्यू नॉट कितना हमारे पास है 7 into 10 raised to the power 14 पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर ले। अब हम लोग तो हमारे को क्या मिल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। फिर 10 में से 7 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 10 raised to the power 14 पर सेकेंड। चलिए यूनिट कैंसिल करिए, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 19.878 और 10 का पावर कितना हो जाएगा बेटा -20 जूल। यही आपका आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन में। क्या आंसर आ जाएगा 19.878 into 10 raised to the power कितना -20 जूल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नॉट। अब इसी के बगल में देखो, इसी के बगल में एक और क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम नंबर 2.7। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर आपके, ठीक है। टोटल एनर्जी से सिंगल एनर्जी को रिलेट करने का क्वेश्चन। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना होता है इसमें। क्या निकालना होता है हम लोग को, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए, कह रहा है 100 वाट बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, वो येलो वाला जो होता है 100 वाट का बल्ब, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ हमारे पास 400 नैनोमीटर है। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। पता करिए कि बल्ब से 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, आपके पास में पावर गिवन है,
जिसके पास पावर और पैसे उसके पास सर। क्या पावर वाले पावर की बात नहीं होती, बल्ब के पावर की बात होती है। कितना है बल्ब का पावर बताओ? 100 वाट। कितना है? 100 वाट। अच्छा 1 वाट इज इक्वल्स टू क्या होता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा हमने। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। 1 watt is equals to 1 joule per second। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 जूल पर सेकंड। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूं कि मेरे पास टोटल एनर्जी मतलब बल्ब की टोटल एनर्जी 100 जूल की है, इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो बल्ब में हो सकता है कि बल्ब हमारा फ्यूज कर जाए। बात समझ आई कि नहीं? टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास? 100 जूल की। कितनी बच्चे? 100 जूल की। अब आइए, अब इससे लाइट निकल रही है सिंगल फ्रीक्वेंसी की, उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। यानी आपके पास में लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर, राइट? आप इसे मीटर में चेंज करिए, तो क्या करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए? 400 into 10 raised to the power -9 मीटर। वाओ! यानी 4 into 10 raised to the power कितना? -7 मीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा बहुत इजी, क्या करना है निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी या यू कह लो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी यानी E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा h इंटू सी बाय लैम्डा। h इंटू सी बाय लैम्डा। चलिए वैल्यूज पुट करिए। 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा हमारे पास कितना है? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है? बोलो कैंसिल, यूनिट कैंसिल, राइट? अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 19.878 10 रेज़ टू द पावर -26 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल। हम इसको राउंड अप करके थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर सकते हैं। 19.878 अप्रॉक्सीमेटली 20 अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जब भी अज्यूम करिएगा ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा क्या चीज? अप्रॉक्स। क्या लिखिएगा? अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्या? 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -26 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल। बोलो हाँ या ना? कैंसिल कर दो। क्या है बेटे? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ऊपर जाके सॉल्व हो जाएगा, -19 जूल। कितना है? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना? -19 जूल। ये क्या निकाला हमने? ये निकाला एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, एक लाइट की एनर्जी। अब आपको निकालना क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, यानी बल्ब कितने फोटॉन्स को एमिट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, पर सेकंड बाय द बल्ब, ठीक है? बोलिए यस और नॉट? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन क्या? बोलो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो बेटे टोटल एनर्जी हमारे पास कितना था? हमने शुरू में निकाला था 100 जूल, और चूंकि पर सेकंड निकालना है तो पूरा यूनिट रख दीजिएगा। और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना है? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल। ये इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 90 पर सेकंड। जूल से जूल तो कैंसिल हो गया ना, यानी इतने फोटॉन्स निकलेंगे इस बल्ब से 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है? मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम नंबर 2.7 की, तो एक्सरसाइज में भी दो तीन क्वेश्चन, एक 25 वाट बल्ब का क्वेश्चन दे रखा है, एक 1 जूल टोटल एनर्जी का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? तो वो दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका ये रहे नहीं, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे क्या? इस लेक्चर में तो हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे हमारा क्या चीज? स्पेक्ट्रम की कहानी। किसकी कहानी बच्चों? स्पेक्ट्रम की कहानी। किसकी कहानी? स्पेक्ट्रम की कहानी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।